हेलो साथियों, आप सभी को नमस्कार। मैं धनजील लाल और मेरा यूट्यूब चैनल ओनली यूपीएससी एग्ज़ाम बाय धनजील लाल सर। इस चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। मैंने जियोग्राफी भारत और विश्व का भूगोल के दो पार्ट, जियोग्राफी पार्ट 1, जियोग्राफी पार्ट 2, यूपीएससी प्रीवियस पेपर सुलभ विश्लेषण के साथ में करवा दिए हैं और अब ये मेरा जियोग्राफी का तीसरा पार्ट है। ये क्वेश्चन 2011 से लेके 2022 तक के हैं और ये एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। हम ज़्यादा समय खींचते नहीं हुए डायरेक्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मृदा का लवणी भवन। मृदा में एकत्रित सिंचित जल के बाष्पीकृत होने से पीछे छूटे नमक और खनिजों से उत्पन्न होता है। सिंचित भूमि पर लवणी भवन का क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन ए, यह फसलों के उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि लाता है। यह कुछ मृदाओं को अपारगम्य बना देता है। ऑप्शन सी, यह भूमि जल स्तर को ऊपर ले आता है। ऑप्शन डी, यह मृदा के वायु अवकाशों को जल से भर देता है। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन बी, यह कुछ मृदाओं को अपारगम्य बना देता है। अर्थात मतलब ऐसी लवण की ऐसी जो मृदा के ऊपर ऐसी परत चढ़ जाती है जिससे जल आसानी से मृदा के नीचे तक नहीं पहुंच पाता है और मिनरल्स भी। क्वेश्चन नंबर 1 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, स्थायी कृषि परमाकल्चर पारंपरिक रासायनिक कृषि से किस तरह भिन्न है? ऑप्शन ए, ऑप्शन 1, स्थायी कृषि एक धान्य कृषि पद्धति को हतोत्साहित करती है किंतु पारंपरिक रासायनिक कृषि में एक धान्य कृषि की पद्धति की प्रधानता है। ऑप्शन 2, पारंपरिक रासायनिक कृषि के कारण मृदा की लवणता में वृद्धि हो सकती है किंतु इस तरह की परिघटना स्थायी कृषि में दृष्टिगोचर नहीं होती है। ऑप्शन 3, पारंपरिक रासायनिक कृषि अर्धशोषक क्षेत्रों में आसानी से संभव है किंतु ऐसे क्षेत्र में स्थायी कृषि इतनी आसानी से संभव नहीं है। ऑप्शन 4, मल्च बनाने मल्चिंग की प्रथा स्थायी कृषि में काफ़ी महत्वपूर्ण है किंतु पारंपरिक रासायनिक कृषि में ऐसी प्रथा आवश्यक नहीं है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन बी, ऑप्शन 1, 2, 4 सही है। जो ऑप्शन 3, पारंपरिक रासायनिक कृषि अर्धशोषित क्षेत्रों में आसानी से संभव है किंतु ऐसे क्षेत्रों में स्थायी कृषि इतनी आसानी से संभव नहीं है, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सी फसल न्यूनतम जल दक्ष लिस्ट वाटर एफिशिएंट फसल है? ऑप्शन ए गन्ना, ऑप्शन बी सूरजमुखी, ऑप्शन सी बाजरा, ऑप्शन अरहर रेड ग्राम। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन ए गन्ना, क्योंकि गन्ने को सबसे ज़्यादा जल की ज़रूरत होती है। एक बार देख लेते हैं, गन्ना एक नकदी फसल है जिसके उत्पादन के लिए 75 से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। 1 किलो गन्ने के उत्पादन के लिए कम से कम 200 लीटर पानी का खर्च होता है। तो मतलब इतना ज़्यादा इसको पानी चाहिए गन्ने को पैदा करने में। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मोरिंगा सहजन वृक्ष एक फलीदार सदापर्णी वृक्ष है। ऑप्शन 2, इमली का पेड़ दक्षिणी एशिया का स्थानिक वृक्ष है। ऑप्शन 3, भारत में अधिकांश इमली लघु वनोत्पाद के रूप में संग्रहित की जाती है। ऑप्शन 4, भारत इमली और मोरिंगा के बीच निर्यात करता है। ऑप्शन 5, मोरिंगा और इमली के बीजों का उपयोग जैव उत्पादन में किया जा सकता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन 3, 4, 5 है, क्योंकि मोरिंगा एक फलीदार सदापर्णी वृक्ष नहीं है। दूसरा, इमली का पेड़ दक्षिणी एशिया का स्थानिक वृक्ष नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन बी सही है। क्योंकि इमली का पेड़ अफ्रीका में उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का स्थानिक वृक्ष है। इसे खट्टे मीठे फल का उपयोग
बड़े पैमानों पर खाद में पेय पदार्थों तथा पारंपरिक दवाओं में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 1, कृषि में फर्टिगेशन के क्या लाभ है? ऑप्शन 1, सिंचाई जल की क्षारीयता का नियंत्रण संभव है। ऑप्शन 2, रॉक फॉस्फेट और सभी अन्य फॉस्फेटिक उर्वरकों का सफलता के साथ अनुप्रयोग संभव है। ऑप्शन 3, पौधों के लिए पोषक बढ़ी हुई मात्रा में सुलभ किए जा सकते हैं। ऑप्शन 4, रासायनिक पोषकों के निक्षालन में कमी संभव है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन कथन 1, कथन 3 और कथन 4 सही है, क्योंकि रॉक फॉस्फेट और सभी अन्य फॉस्फेटिक उर्वरकों का सफलता के साथ फर्टिगेशन में प्रयोग संभव नहीं है। क्वेश्चन नंबर, एक बार हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। फर्टिगेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें उर्वरक को ड्रिप या स्प्रे सिंचाई प्रणाली में जल के साथ विस्तारित किया जाता है। फर्टिगेशन के विभिन्न लाभ इस प्रकार है: उर्वरक उपयोग की दक्षता में सुधार, पोषक तत्वों की उपलब्धता को बढ़ाना, वृद्धि और उपज को प्रभावित किए बिना 20 से 40% उर्वरक बचाना है। इसके अतिरिक्त इसमें सिंचाई जल की क्षारीयता नियंत्रण भी संभव है। क्वेश्चन नंबर 2, कृषि में शून्य जुताई के क्या लाभ है? ऑप्शन 1, पिछली फसल के अवशेष को जलाए बिना गेहूं की बुआई संभव है। ऑप्शन 2, चावल की नई पौधों की सर्जरी ऑप्शन 2, चावल की नई पौधे की नर्सरी बनाए बिना धान के बीजों का नम मृदा में सीधे रोपण संभव है। ऑप्शन 3, मृदा में कार्बन पृथक्करण संभव है। नीचे दिए गए कोट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन डी, तीनों कथन ही सही है। ऑप्शन 1, पिछली फसल के अवशेषों को जलाए बिना गेहूं की बुआई संभव है। चावल की नई पौधों की नर्सरी बनाए बिना धान के बीजों का नम मृदा में सीधा रोपण संभव है। ऑप्शन 3, मृदा में कार्बन पृथक्करण संभव है। तो ये तीनों ऑप्शन ही सही है। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में दालों के उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, उड़द की खेती खरीफ और रबी दोनों में की जा सकती है। ऑप्शन 2, कुल दाल उत्पादन का लगभग आधा भाग केवल मूंग का होता है। ऑप्शन 3, पिछले 3 दशकों में जहां खरीफ दालों का उत्पादन बढ़ा है वहीं रबी दालों का उत्पादन घटा है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन ए, क्योंकि उड़द की खेती खरीफ और रबी दोनों फसलों में की जाती है। खरीफ ऐसी फसल है जो वर्षा ऋतु में की जाती है, रबी सर्दी ऋतु में की जाती है। और कुल दाल उत्पादन में मूंग का आधा भाग नहीं है, ये गलत ऑप्शन। और पिछले 3 दशकों में खरीफ दालों का उत्पादन बढ़ा है और वहीं रबी दालों का उत्पादन घटा, तो ये भी कथन गलत है। क्वेश्चन नंबर 4, यह फसल उपोष्ण प्रकृति की है, उसके लिए कठोर पाला हानिकारक है। विकास के लिए उसे कम से कम 210 पाला रहित दिवसों और 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता पड़ती है। हल्की सुअप्रभावित मृदा जिसमें नमी धारण करने की क्षमता है उसकी खेती के लिए आदर्श रूप से अनुकूल है। यह फसल निम्नलिखित में से कौन सी है? तो इसमें ऑप्शन 1 कपास, ऑप्शन बी जूट, ऑप्शन सी गन्ना, ऑप्शन डी चाय। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन ए कपास। एक हम क्वेश्चन नंबर, इसमें व्याख्या तो पहले दे रखी है, व्याख्या बताने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में गन्ने की वर्तमान प्रवृत्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, जब बड चिप सेंटिलिंग्स को नर्सरी में उगाकर मुख्य कृषि भूमि में प्रतिरोपित किया जाता है तब बीज सामग्री में बड़ी बचत होती है। ऑप्शन 4, जब सेट्स का सीधे रोपण किया जाता है तब एक कालिका सेट्स का अंकुरण
प्रतिशत कई कली का सेट्स की तुलना में बेहतर होता है। ऑप्शन 3, खराब मौसम की दशा में अधिक सेट्स का सीधे रोपण होता है, तब एक कली का सेट्स का जीवित बचना बड़े सेट्स की तुलना में बेहतर होता है। गन्ने की खेती उत्तक संवर्धन से तैयार की गई सेटलिंग से की जा सकती है। ये उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सी। कथन 1 और 4 दोनों सही है, जबकि कथन 2 और 3 दोनों गलत है। एक बार हम व्याख्या देख लेते हैं। गन्ने की उत्पत्ति मुख्यतः न्यू गिनी में हुई। मानव प्रयास के द्वारा इसे एशिया एवं भारतीय उपमहाद्वीप में गन्ने की कृषि आई। गन्ना एक उष्णकटिबंधीय पौधा है। भारत में गन्ने के उत्पादन को बढ़ाने के लिए बर्ड चिप सेटलिंग्स पद्धति का प्रचलन हुआ। इसके अंतर्गत बर्ड चिप की सहायता से नर्सरी बनाई जाती है और फिर पौधे को मुख्य खेत में लगा दिया जाता है। इस पद्धति में 40% से 50% तक बीज की बचत होती है। गन्ना उत्पादन के लिए इसके अतिरिक्त गड्ढा विधि, ट्रेच विधि, मैड एवं नाली विधि, उत्तक संवर्धन विधि आदि का भी प्रयोग किया जाता है। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 6, भारत की संदर्भ में निम्नलिखित में से किन पद्धतियों को परितंत्र अनुकूली कृषि माना जाता है? ऑप्शन 1, फसल विविध रोपण। ऑप्शन 2, सिम आदि के ल्यूग्यूम इंटेंसिफिकेशन। ऑप्शन 3, टेंसियोमीटर का प्रयोग। ऑप्शन 4, ऊर्ध्वाधर कृषि वर्टिकल फार्मिंग। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन 1, 2, 3, 4। ये चारों कथन ही सही है। लेकिन जो यूपीएससी ने इसका क्वेश्चन ए माना है, इसमें 3 कथन सही है। जो ऊर्ध्वाधर कृषि है वो इसका उत्तर नहीं है। तो हम यूपीएससी की बात मानेंगे तो इसका ऑप्शन ए सही है। कथन 1, 2, 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 7, खेती में बायोचार का क्या उपयोग है? ऑप्शन 1, बायोचार ऊर्ध्वाधर खेती में वृद्धि कर माध्यम के अंश के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। ऑप्शन 2, जब बायोचार वृद्धि कर माध्यम के अंश के रूप में प्रयुक्त किया जाता है तो वह नाइट्रोजन यौगिकीकरणकारी सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को बढ़ावा देता है। जब बायोचार वृद्धि कर माध्यम के अंश के रूप में प्रयुक्त किया जाता है तब वह उस वृद्धि कर माध्यम की जल धारण क्षमता को अधिक लंबे समय तक बनाए रखने में सहायक होता है। ये उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन 1, 2, 3। ये 3 ऑप्शन सही है। बायोचार क्या होता है हम एक बार देख लेते हैं। बायोचार को कार्बन समृद्ध सामग्री के रूप में परिभाषित किया गया है जो पायरोलिस प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होता है। यह ऊर्ध्वाधर खेती या वर्टिकल फार्मिंग के लिए सर्वाधिक उपयुक्त प्रक्रिया है जो मृदा की उर्वरता को उपजाऊता को बढ़ाने में सहायक है। क्वेश्चन नंबर 1, भारत में पिछले 5 वर्षों में खरीफ की फसलों की खेती के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, धान की खेती के अंतर्गत क्षेत्र अधिकतम है। ऑप्शन 2, ज्वार की खेती के अंतर्गत क्षेत्र तिलहनों की खेती के अंतर्गत क्षेत्रों की तुलना में अधिक है। ऑप्शन 3, कपास की खेती का क्षेत्र गन्ने की खेती के क्षेत्र की तुलना में अधिक है। गन्ने की खेती के अंतर्गत क्षेत्र निरंतर घटा है। ये उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। कथन 1 और 3 सही है। ऑप्शन 1, धान खेती के अंतर्गत क्षेत्र अधिक है और कपास की खेती का क्षेत्र गन्ने की खेती के क्षेत्र की तुलना में अधिक है। और जो ऑप्शन 4 दे रखा है कि गन्ने की खेती का जो क्षेत्र है वो निरंतर घट रहा नहीं है, बढ़ रहा है। और जो ऑप्शन 3, ज्वार की खेती के अंतर्गत क्षेत्र जो तिलहनों की खेती के अंतर्गत क्षेत्र की तुलना में अधिक है, तो ज्वार की खेती का क्षेत्र अधिक नहीं है, तिलहन की खेती का क्षेत्र अधिक है। इसलिए बता रहा हूँ साथियों क्योंकि आपको लंबे टाइम तक याद रहेगा, क्योंकि दोहरा रहा हूँ। अगर मैं जल्दी जल्दी करा के चले जाऊँगा तो वो आपकी चीज़ समझ में नहीं आएगी, क्योंकि मैंने भी 5 अटैम्प्ट दे चुका हूँ यूपीएससी के।
भारतीय कृषि में परिस्थितियों के संदर्भ में संरक्षण कृषि की संकल्पना का महत्व बढ़ जाता है। निम्नलिखित में से कौन कौन से संरक्षण कृषि के अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन 1 एक धान्य कृषि पद्धतियों का परिहार। ऑप्शन 2 न्यूनतम जोत को अपनाना। ऑप्शन 3 बागानी फसलों की खेती का परिहार। ऑप्शन 4 मृदा धरातल को ढकने के लिए फसल अवशिष्ट का उपयोग। ऑप्शन 5 स्थानिक एवं कालिक फसल अनुक्रमण फसल आवर्तनों को अपनाना। नीचे दी गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कटन 2, 4, 5 सही है। कौन सा? न्यूनतम जोत को अपनाना, मृदा धरातल को ढकने के लिए फसल अवशिष्ट का उपयोग करना और स्थानिक एवं कालिक फसल अनुक्रमण फसल आवर्तनों को अपनाना। जो संरक्षण कृषि का इसलिए महत्व बढ़ रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 निम्नलिखित पद्धतियों में से कौन सी कृषि में जल संरक्षण में सहायता कर सकती है? ऑप्शन 1 भूमि की कम या शून्य जुताई। ऑप्शन 2 खेती में सिंचाई के पूर्व जिप्सम का प्रयोग। ऑप्शन 3 फसल अवशेष को खेत में ही रहने देना। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन सी भूमि की कम या शून्य जुताई और ऑप्शन 3 फसल अवशेष को खेत में रहने देना। ये जल को बचाने में सहायक है खेती के लिए। क्वेश्चन नंबर 1 2016 में पूछा गया था, भारत सरकार कृषि में नीम आलेपित यूरिया नीम कोटेड यूरिया के उपयोग को क्यों प्रोत्साहित करती है? ऑप्शन 1 मृदा में नीम तेल के निरुपयुक्त होने से मृदा सूक्ष्मजीवों द्वारा नाइट्रोजन यौगिकीकरण को बढ़ता है यौगिकीकरण बढ़ता है। ऑप्शन बी नीम लेप मृदा में यूरिया के घुलने की दर को धीमा कर देता है। ऑप्शन सी नाइट्रस ऑक्साइड जो एक ग्रीन हाउस गैस है फसल वाले खेतों से वायुमंडल में बिल्कुल भी मुक्त नहीं होती है। ऑप्शन डी विशेष फसलों के लिए है एक अपत्रनाशी बीडीसाइड और एक उर्वरक का संयोजन है। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन बी नीम लेप मृदा में यूरिया के घुलने की दर को धीमा कर देता है। जो ये नीम लेप यूरिया के बारे में बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 FAO फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन पारंपरिक कृषि प्रणालियों को सार्वभौम रूप से महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली ग्लोबली इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम की हैसियत प्रदान करता है। इस पहल का संपूर्ण लक्ष्य क्या है? ऑप्शन 1 अभी निर्धारित GIAHS के स्थानीय समुदाय को आधुनिक प्रौद्योगिकी आधुनिक कृषि प्रणाली का प्रशिक्षण एवं वित्तीय सहायता प्रदान करना जिससे उनकी कृषि उत्पादकता अत्यधिक बढ़ जाए। ऑप्शन 2 पारंपरिक अनुकूली परंपरागत कृषि पद्धतियाँ और उनसे संबंधित परिदृश्य लैंडस्केप कृषि जैव विविधता। ऑप्शन 3 परितंत्र अनुकूली परंपरागत कृषि पद्धतियाँ और उनसे संबंधित परिदृश्य लैंडस्केप कृषि जैव विविधता और स्थानीय समुदायों के ज्ञान तंत्र का अभिनिर्धारण एवं संरक्षण करना। ऑप्शन 3 इस प्रकार अभिनिर्धारित GIAHS के सभी भिन्न भिन्न कृषि उत्पादों को भौगोलिक संकेत जियोग्राफिकल इंडिकेशन की हैसियत प्रदान करना। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन बी केवल दूसरा कथन ही सही है। ऑप्शन 2 पारितंत्र अनुकूली परंपरागत कृषि पद्धतियाँ और उनसे संबंधित परिदृश्य लैंडस्केप कृषि जैव विविधता और स्थानीय समुदाय के ज्ञान तंत्र का अभिनिर्धारण एवं संरक्षण करना। क्वेश्चन नंबर 1 गन्ने पर देखो कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आप देख सकते हो 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। गन्ना उत्पादन की एक व्यावहारिक उपागम का जिसे धारणीय गन्ना उपक्रमण के रूप में जाना जाता है क्या महत्व है? ऑप्शन 1
कृषि की पारंपरिक पद्धति की तुलना में इसमें बीज की लागत बहुत कम होती है। ऑप्शन 2, इसमें चवन ड्रिप सिंचाई का प्रभावकारी प्रयोग हो सकता है। ऑप्शन 3, इसमें रासायनिक अकार्बनिक उर्वरकों का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं होता। ऑप्शन 4, कृषि की पारंपरिक पद्धतियों की तुलना में इसमें अंतराशिक्षण की ज़्यादा गुंजाइश है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन बी, कथन 1, 2, 4 सही है, क्योंकि इसमें गन्ने की खेती में रासायनिक और अकार्बनिक उर्वरकों का भी उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 2013 में पूछा हुआ, निम्नलिखित फसलों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1 कपास मूंगफली, ऑप्शन 2 मूंगफली, ऑप्शन 3 धान, ऑप्शन 4 गेहूँ। इनमें से कौन सी खरीफ की फसलें हैं? तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1, 2 और 3 ये दोनों खरीफ की फसल है, क्योंकि इनकी खेती वर्षा ऋतु में की जाती है, जबकि गेहूँ रबी फसल है। एक बार हम व्याख्या देख लेते हैं। खरीफ की फसल जून से अक्टूबर में की जाती है। धान, कपास, बाजरा, मक्का, ज्वार, अरहर, तूर, मूंगफली आदि इसके उदाहरण है। रबी की फसल नवंबर से मार्च में की जाती है। गेहूँ, चना, सरसों, जौ, अलसी, मटर आदि इसके उदाहरण है। जायद की खेती अप्रैल से जून में की जाती है। वनस्पति, सब्जियां, फल, चारा फसलें इत्यादि इसके उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 1, भारत सरकार सी बकथोरन की खेती को प्रोत्साहित कर रही है, इस पादप का क्या महत्व है? ऑप्शन 1, यह मृदा क्षरण के नियंत्रण में सहायक है और मरुस्थलीकरण को रोकता है। ऑप्शन 2, यह बायोडीजल का एक समृद्ध स्रोत है। ऑप्शन 3, इसमें पौष्टिक मान होता है और यह उच्च तुंगता वाले ठंडे क्षेत्रों में जीवित रहने के लिए भली भांति अनुकूलित होता है। ऑप्शन 4, इसकी इमारती लकड़ियाँ का उच्च वाणिज्यिक मूल्य है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन 1 और 3 सही है। यह मृदा के क्षरण नियंत्रण में आवश्यक है और मस्तूल को बढ़ने से रोकता है तथा इसमें पौष्टिक मान होता है। इनकी जो इमारती लकड़ी का कोई मूल्य नहीं होता है और यह बायोडीजल का भी समृद्ध स्रोत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता है? ऑप्शन 1, नकदी और खाद्य दोनों शस्यों की साथ साथ खेती होती है। ऑप्शन बी, 2 या 2 से अधिक शस्यों खेतियों को एक ही खेत में उगाना। ऑप्शन सी, पशुपालन और शस्य उत्पादन को एक साथ करना। ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें राइट आंसर है ऐसी खेती जिससे पशुपालन भी हो जाता है और कमाई भी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर उसे हम मिश्रित खेती कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, भारत की निम्नलिखित फसलों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1 लोबिया मूंग, ऑप्शन 2 मूंग, ऑप्शन 3 अरहर। उपरोक्त में से कौन सा दलहन चारा और हरी खाद के रूप में प्रयोग होता है? तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन डी दे रखा है। तीनों कथनी सही है, लेकिन जो यूपीएससी ने 2 कथनी सही माने हैं, लोबिया और मूंग। क्वेश्चन नंबर 4, भारत की निम्नलिखित फसलों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1 मूंगफली, तिल, ऑप्शन 2 तिल, ऑप्शन 3 बाजरा। उपरोक्त में से कौन से प्रमुखतया वर्षा आधारित है? तो इसमें राइट आंसर होगा तीनों कथनी सही है, क्योंकि तीनों को बरसात की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और ये तीनों ही फसलें खरीफ की फसलें हैं। क्वेश्चन नंबर 1 2011 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, गंगा के निचले मैदान की यह विशेषता है कि यहाँ वर्ष भर जलवायु उच्च तापमान के साथ आर्द्र बनी रहती है। इस क्षेत्र के लिए निम्नलिखित फसलों के युग्मों में से कौन सा युग्म सबसे उपयुक्त है? तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन ए धान और कपास, ऑप्शन बी गेहूँ और जूट, ऑप्शन सी धान और जूट, ऑप्शन डी गेहूँ और कपास। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सी धान और जूट। ये पूछ रहा है कि उस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा
किसकी खेती होती है और किस खेती के लिए वो उपयुक्त है, तो धान और जूट है। हम धान के लिए आदर्श दशा देख लेते हैं। तापमान 20 से 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। 125 सेमी से अधिक वर्षा होनी चाहिए। उपजाऊ जलोढ़ मृदा होनी चाहिए। गहन एवं सस्ता श्रम होना चाहिए। जूट के लिए आदर्श दशा है, जलोढ़ मिट्टी होनी चाहिए। तापमान 20 से 40 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, सेल्सियस तक होना चाहिए। और सापेक्षिक आर्द्रता 70 से 80% तक होनी चाहिए। उच्च वर्षा होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1 2022 में पूछा हुआ था, खनिज और ऊर्जा संसाधन से संबंधित है। ऑप्शन 1 गुजरात में भारत का विशालतम सौर पार्क है। ऑप्शन 2 केरल में पूर्णतः सौर शक्तिकृत अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। ऑप्शन 3 गोवा में भारत की विशालतम तैरती हुई सौर प्रकाश वोल्टीय परियोजना है। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल 2 कथनी सही है। केरल में पूर्णतः सौर शक्तिकृत अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। जो गुजरात में भारत का विशालतम सौर पार्क नहीं है, वो राजस्थान में है। जो विश्व का सबसे बड़ा सोलर पावर बादला सोलर पार्क है, जो राजस्थान में है। और तैरता हुआ विशालतम सौर प्रकाश वोल्टीय परियोजना तेलंगाना में के पेद्दापल्ली जिले में के रामागुंडम में नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा भारत का सबसे बड़ा उत्पादन क्षमता वाला तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र विकसित किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 भारत में कोयला नियंत्रक संगठन कोल कंट्रोलर्स ऑर्गेनाइजेशन की क्या भूमिका है। ऑप्शन 1 भारत में कोयला नियंत्रण संगठन भारत सरकार में कोयला सांख्यिकी का प्रमुख स्रोत है। ऑप्शन 2 यह विद्युत कोयला लिग्नाइट खंड के विकास की प्रगति को मॉनिटर करता है। ऑप्शन 3 यह कोयला युक्त क्षेत्रों के अधिग्रहण के संबंध में सरकार की अधिसूचना के प्रति किसी आपत्ति का अनुश्रवण करता है। ऑप्शन 4 यह सुनिश्चित करता है कि कोयला खनन कंपनियां बीत समय में अंतिम उपभोक्ताओं को कोयला वितरण करे। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल कथन 3 और 4 सही है, इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। तो ऑप्शन 1 जैसे सीसीओ भारत सरकार में कोयला सांख्यिकी का प्रमुख स्रोत है। ऑप्शन 2 यह बद्ध कोयला लिग्नाइट खंड के विकास की प्रगति का मॉनिटर करता है। तो अब इसकी भूमिका नहीं है, ये 1916 तक ही थी। क्वेश्चन नंबर 3 भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1 मोनाजाइट दुर्लभ मृदाओं का स्रोत है। ऑप्शन 2 मोनाजाइट में थोरियम होता है। ऑप्शन 3 भारत की समस्त तटवर्ती बालुकाओं में मोनाजाइट प्राकृतिक रूप में होता है। ऑप्शन 4 भारत में केवल सरकारी निकाय ही मोनाजाइट संसाधित या निर्यात कर सकते हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है, तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन 1, 2 और 4। मोनाजाइट दुर्लभ मृदाओं का स्रोत है। मोनाजाइट में थोरियम होता है। भारत में केवल सरकारी निकाय ही मोनाजाइट संसाधित या निर्यात कर सकते हैं। भारत की समस्त तटवर्ती बालुका में मोनाजाइट प्राकृतिक रूप से होता है, ये बात सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 2020 में आया हुआ था। निम्नलिखित खनिजों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1 बेंटोनाइट। ऑप्शन 2 क्रोमोनाइट। सॉरी साथियों, जल्दीबाजी में कुछ शब्द भूल रहे हैं, मैं आराम से पढ़ाऊँगा। निम्नलिखित खनिजों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1 बेंटोनाइट। ऑप्शन 2 क्रोमाइट। ऑप्शन 3 काइनाइट। ऑप्शन 4 सिलीमेनाइट। भारत में उपयुक्त में से कौन सा आधिकारिक रूप से नामित प्रमुख खनिज मेजर मिनरल्स है, तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, केवल ऑप्शन क्रोमाइट, काइनाइट ऑप्शन 3 और सिलीमेनाइट, ये तीनों मेजर मिनरल्स है। बाकी जो बेंटोनाइट है वो माइनर मिनरल्स है। क्वेश्चन नंबर 2
इस्पात स्लैग निम्नलिखित में से किसके लिए सामग्री हो सकता है? ऑप्शन 1 आधार सड़क के निर्माण के लिए, ऑप्शन 2 कृषि मृदा के सुधार के लिए, ऑप्शन 3 सीमेंट के उत्पादन के लिए। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। तीनों कथन ही सही है। आधार सड़क के निर्माण के लिए भी किया जा सकता है, कृषि मृदा सुधार के लिए भी किया जा सकता है, सीमेंट के उत्पादन के लिए भी इस्पात स्लैग का उपयोग किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1 भारत में राज्य सरकारों को गैर कोयला खदानों की नीलामी का अधिकार नहीं है। ऑप्शन 2 आंध्र प्रदेश एवं झारखंड में सोने की खदानें नहीं है। ऑप्शन 3 राजस्थान में लोहे एक्स की खदान है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, राजस्थान में लोहे और एक्स की खदानें हैं। जबकि भारत में राज्य सरकार को गैर कोयला खदानों की नीलामी का अधिकार है और आंध्र प्रदेश एवं झारखंड में सोने की खदान है जिनमें उत्पादन किया जाता है। हेलो साथी, आज मैं इतना ही पढ़ाऊँगा और जो मेरा यूट्यूब चैनल है इसको आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और जो कोई गलती होगी हो उसे आप कमेंट्स के माध्यम से मुझे बताएं, जिससे मुझे पता चलेगा और मैं उसे सुधारने की कोशिश करूँगा। जय हिंद, जय भारत। आपकी मनोकामना पूरी हो और आपको सफलता जरूर मिले, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ और आप मेहनत करते रहे। जय हिंद, जय भारत।